हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम शुरू करेंगे 10th चैप्टर। ये है 6th क्लास की साइंस की बुक और इसका 10th चैप्टर आज हम स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी की ये बुक है। तो चैप्टर का जो नाम है वो है लिविंग क्रिएचर एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे लिविंग थिंग की क्या, वो ब्रीथ करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और वो लोकोमोशन या मूवमेंट शो करते हैं। कि किसी बाहरी स्टिमुलस के लिए वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, लाइक ठंडा गर्म के लिए रिस्पॉन्स देते हैं। तो कुछ सारी चीज़ें हैं जो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इन्वायरमेंट के अंदर आपको पता है बेटा कि लिविंग और नॉन लिविंग दो तरह की चीजें होती हैं। नॉन लिविंग जैसे बुक में दिया हुआ है भी, आपके पेंसिल, बुक होगी, कोई शार्पनर होगी, कोई कार हो गया, है ना। लिविंग थिंग्स में बेटा क्या आएगा, पीजन हो गया, प्लांट वगैरह हो गए, एनिमल्स हो गए, फ्लोरा फोना, ये सारे किस में आते हैं बेटा, ये लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए लिविंग थिंग्स से, आप बताओ क्या होते हैं। कि नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव चीज और निर्जीव चीज में क्या अंतर होते हैं। तो बेटा जो सजीव चीज होगी, जो जिसके अंदर जान होगी, वो क्या करेगा, वो मूवमेंट भी शो करेगा, वो सांस भी लेगा, वो फिकल मैटर भी बाहर रिलीज करेगा, वो अपने जैसे बच्चे भी पैदा करेगा। तो ये सारी चीजें, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स किसके होते हैं बेटा, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो जैसे चाहे एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं कि भाई एनिमल्स है, एनिमल तो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, जाएंगे, लोकोमोशन शो करेंगे। लेकिन प्लांट्स क्या है, वो मूव नहीं कर सकते एक प्लेस से दूसरे से, लेकिन मूवमेंट शो करेंगे। मतलब हिलते डुलते तो है लेकिन लोकोमोशन शो नहीं करते, मतलब एक जगह अपना स्थान नहीं बदल सकते। लेकिन क्या होता है कि जैसे फ्लावर ओपन होते हैं तो इसमें क्या होगा, प्लांट के अंदर मूवमेंट होगी, मूवमेंट तो होगी लेकिन बेटा लोकोमोशन नहीं हुई। इसी तरह से जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे बेटा, इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड रहेंगे, किस चीज के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। मतलब कि हमें खाने की जरूरत पड़ेगी ना, जो भी लिविंग थिंग है वो क्या करेगी, वो फूड इनटेक करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि उसको वो मेटाबॉलिज्म के लिए या फिर जो उसके डेली वेज के काम है उनके लिए उनको क्या चाहिए, उनके लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा बेटा, फूड से आएगा। उनकी ग्रोथ भी फूड से होगी, ऐसा कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो ऐसे कहते हैं भी 5 लिविंग बींग्स दैट रिक्वायर फूड टू ग्रो। भी उनके नाम बताओ भी, कौन कौन सी चीजें जिनको भोजन चाहिए ग्रो करने के लिए। तो सारी चीजें हैं बेटा, सारे तरह के एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो सबको क्या चाहिए, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। ओके। फिर यहाँ पे दिखा रखा है कि रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग इज ए प्रोसेस, ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब जो हम सांस ले रहे हैं वो तो किसका हिस्सा है, रेस्पिरेशन का। मतलब कि हम क्या, ऑक्सीजन को हमने अंदर लिया, मतलब कि हवा को अंदर लिया, फिर हमने सांस बाहर छोड़ी तो इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाले। तो ये किसका एक हिस्सा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस का ये हिस्सा है। इसमें हमारे लंग्स हो गए, इसोफेगस होगी, ट्रेकिया हो गया, तो ये सारी चीजें हैं क्या है, वर्क करती हैं। एल्वेलाई होगी लंग्स की। तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसका एक पार्ट है। तो ये इतनी सी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। फिर आपको पता है कि कोई भी लिविंग थिंग होगी, कोई भी लिविंग थिंग, चाहे वो एनिमल्स है, प्लांट है, कोई भी जीव जंतु है, चाहे वो धरती पे रहता है चाहे वो पानी के अंदर रहता है, वो क्या करेगा, अगर हमने खाना खाया है तो फिर जितना न्यूट्रिशन खाने से बॉडी ने लेना है वो कंज्यूम करने के बाद, मेटाबॉलिज्म डाइजेशन होने के बाद, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम बाहर निकालते हैं, जिसको फीकल मैटर कहते हैं। और इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। मतलब कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो हम जब जैसे नॉर्मल कहते हैं कि भी सुसु जाना है, पोटी जानी है, ठीक है, या फ्रेश होना है, और थोड़ा सा भी रिफाइंड लैंग्वेज में भी फ्रेश होके आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, यूरिन भी एक तरह का क्या है हमारा, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है, और ये किस में आता है, एक्सक्रीशन में आता है। तो इतनी सी बात आपको समझ आई। तो पौधे हैं जैसे प्लांट्स हैं बेटा, वो भी एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो शो करते हैं। मतलब जो उनके अंदर एक्सेस कोई भी मटेरियल होता है वो क्या करते हैं, रिलीज आउट करते हैं वो किसी न किसी फॉर्म के अंदर। अब कहते हैं स्टिमुलस, मतलब बाहर से कोई भी ऐसी चीज जिसके प्रति आप रिस्पॉन्स शो करोगे उसको बोलते हैं बेटा स्टिमुलस। जैसे कोई चीज ठंडी है एकदम से, अब सर्दियों के दिन है, विंटर
का जो समय चल रहा है, इस टाइम आपको अगर कोई ठंडी चीज बर्फ में हाथ लग जाए या ठंडे पानी में हाथ लग जाए तो हम एकदम से हाथ पीछे खींचते हैं। इसी तरह गर्म तवे पे हाथ लग जाए या कोई गर्म चीज लग जाए या चोट लग जाए या कांटा लग जाए तो ये हमारे लिए बेटा किसका काम करते हैं? ये स्टिमुलस का काम करते हैं। किसका नाम काम करते हैं? स्टिमुलस का। और हम इनके उसमें रिस्पॉन्स शो करते हैं, बॉडी मतलब रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे कि छुई मुई का प्लांट होता है, मिमोसा प्लांट, जिसको छुई मुई का प्लांट कहते हैं। जैसे आप उसको टच करोगे तो वो अपनी पत्तियों को फोल्ड कर लेता है, लीव्स को फोल्ड कर लेगा। तो जो टच है ना बेटा, तो टच क्या हो गया? छुई मुई प्लांट के लिए एक स्टिमुलस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? स्टिमुलस का काम कर रहा है। और इसमें आपको क्या दिया? ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जैसे मैंने पहले बताया कि जितनी भी जीवित चीजें हैं, सजीव चीजें हैं, वो रिस्पॉन्स करेंगी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। जैसा स्टिमुलस उसको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे। आपको याद रखना है। अब ये कह रहे हैं जो छुई मुई के लीव्स हैं या आंवला प्लांट्स है वो रिस्पॉन्ड इस तरीके से क्यों करता है? क्यों करता है भाई, आप बताओ किस वजह से करता है? क्योंकि एक सेंसिटिव पदार्थ है या केमिकल्स इनके लीव्स में होता है, और जब टच एज ए टच करते हैं हम छुई मुई को तो उसके अकॉर्डिंग उसकी सेल्स है वो रिस्पॉन्स करते हैं और इस तरह से वो अपने लीव्स को फोल्ड करता है। फिर मैंने आपको बताया अगर लिविंग थिंग होगी कोई भी, चाहे प्लांट है चाहे वो एनिमल है, तो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो शो करेगा, रिप्रोडक्शन शो करेगा, मतलब अपने जैसी जनरेशन आगे वो पैदा करेगा। चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो अपने जैसे बच्चे बनाना। रिप्रोडक्शन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस ऑफ अ न्यूज वंस ओन काइंड, मतलब कि अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग या बच्चे पैदा करना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ये कंटिन्यूटी है बेटा। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि खुद की कंटिन्यूटी के लिए, खुद की रेस के लिए, खुद के जो जनरेशन है उसको आगे कैरी ऑन करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? भाई फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए। ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये फूड, एयर और वाटर किस कैटेगरी में आएंगे? ये नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आएंगे। और नॉन लिविंग थिंग्स है इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो नहीं करती हैं बेटा। किस तरह की? जैसे मैंने आपको बताया, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग, लोकोमोशन, मूवमेंट, है ना। तो इस तरह की कोई भी प्रक्रिया है वो नॉन लिविंग थिंग है वो शो नहीं करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि चलो हम देखते हैं कि प्लांट्स कैसे जर्मिनेट होते हैं, सीड्स कैसे जर्मिनेट होते हैं। तो कहता है कि जो जर्मिनेशन के लिए कंडीशन है ना, वो क्या होनी चाहिए? भी अपने पास बीज है, लेकिन बीज से हमें पौधा बनाना, जर्मिनेशन का मतलब उसको ग्रो करवाना बेटा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? उसके लिए सुटेबल कंडीशंस चाहिए, मतलब एक सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिएगा। ना तो बहुत ठंडा, ना ज्यादा गर्म, ना ज्यादा आपको लाइट चाहिए, ना कम लाइट चाहिए, पानी चाहिए। मतलब ये सारी आइडेंटिकल जो सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, अगर ये होंगी तो सीड्स हमारा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। अब देखो इन्होंने क्या किया हुआ है कि सीड्स ले लिए, डू नॉट पुट द वाटर इन द सोइल, कि अगर आप वाटर को नहीं डालोगे सोइल के अंदर, आपने सीड डाल के छोड़ दिया और धूप में उसको रख दिया, तो क्या आपका पौधा है वो ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फिर दूसरा पोट इन्होंने लिया कि पोट बी को इन्होंने डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया और एक्सेस में पानी डाल दिया। बेटा एक्सेस में पानी डालेंगे तब भी हमारा जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। पानी ज्यादा डाल दिया, गर्मी उसको ज्यादा मिल रही है, सनलाइट ज्यादा मिल रही है, तो बेटा वो वैसे ही जल जाएगा। फिर पोर्ट सी में इन्होंने क्या दिखाया है कि मॉइस्ट सॉइल ली लेकिन डार्क में रख दिया। अब यहाँ पे जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए बेटा? सनलाइट चाहिए, पौधे को सनलाइट तो चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं मिल रही, तो अभी प्लांट है वो ग्रो नहीं करेगा। अब डी में इन्होंने क्या शो किया? पोर्ट डी विद मॉइस्ट सॉइल कैप्ट विद डायरेक्ट सनलाइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ठीक ठीक मिट्टी के अंदर पानी डाला, सीड डाला और नॉर्मल उसको सनलाइट दी। तो यहाँ डी जो पोर्ट है, यहाँ पे इजी कंडीशन है और अच्छी कंडीशन है, सुटेबल कंडीशन है, जो मतलब कि डिजायरेबल जो कंडीशन है वो मिलेगी प्लांट को और यहाँ पे ग्रो कर पाएगा सीड। अब पोर्ट बी क्या कह रहा है? एड एक्सेस वाटर टू द सोइल सच वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट अबव द सोइल, कीप द एडिंग वाटर ऑन रेगुलर बेसिस इफ वाटर रिड्यूस, प्लेस दिस पोर्ट इन डायरेक्ट सनलाइट। जो हमें अभी सारी चीजें फिगर में देखी हैं, तो जो पोर्ट डी की सिचुएशन है वो आइडियल सिचुएशन है, आइडियल कंडीशन है जहाँ पे प्लांट है वो ग्रो कर सकता है। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि भी इस तरह के आप 4 पोर्ट को लेबल करो।
पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी और पोर्ट डी, इनके अकॉर्डिंग ही आप उनको रखो। मतलब एक में आपने सिर्फ मिट्टी लेनी है, सीड डालना है और धूप में रख देना। देखो आप ऑब्जर्व करोगे आपका सीड ग्रो होता है कि नहीं होता। इसी तरह से पोर्ट बी लेना है, एक्सेस वाटर डालते रहना है डेली, रोज रोज वाटर डालो, एक्सेस में डालो, डायरेक्ट सनलाइट दो। और पोर्ट सी में इन्होंने क्या किया, मिट्टी में सीड्स डाले और उसमें रख दिया, डार्क कंडीशन में रख दिया। पोर्ट डी, इस तरह से लेबल करनी है चीजें और फिर आपने ऑब्जर्व करनी है कि किसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जर्मिनेशन के लिए मैंने आपको बताया कि जर्मिनेशन के लिए सीड को क्या चाहिए बेटा, राइट अमाउंट ऑफ वाटर, राइट अमाउंट ऑफ एयर, राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए, तभी जाके कोई सीड है वो जर्मिनेट करेगा। तो वाटर की अगर सिचुएशन देखें, सीड रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन। हमें पता है कि ग्रोथ के लिए, जब पौधा उगता है, उगने के लिए वाटर चाहिए। क्यों चाहिए? वाटर अनेबल द सीड टू कैरी आउट द प्रोसेस नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ। मतलब जो अंदर के न्यूट्रिशियस जो मिनरल्स हैं सीड के अंदर, उनकी प्रोसेस को शुरू करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड है सीड को। क्या होगा, जो आउटर कवरिंग को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाएगा, क्योंकि सीड की आउटर कवरिंग क्या होती है, हार्ड होती है, सीड कोट जिसको बोलते हैं। फिर क्या करेगा, वाटर इसको सॉफ्टन कर देगा और धीरे धीरे जो ये एम्ब्रियो है, आप मूंगफली के दाने को या चने के दाने को ऐसे तोड़ के देखोगे, ये तो बीच में एक छोटा सा ऐसा लगेगा जैसे अभी कोई प्लांट उगेगा, ऐसा कोई पौधा नजर आएगा, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। तो ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा। एयर और सोयल, सीड नीड एयर फॉर जर्मिनेशन। भी एयर चाहिए, हवा चाहिए। क्यों चाहिए बताओ? और ये मिलेगी कहाँ से? सोयल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है ना बेटा, वहां से इसको हवा मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको चाहिए लाइट और डार्क कंडीशन। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? वी हैव लर्न फॉर द बीन सीड्स बी प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नॉट एसेंशियल फॉर देयर जर्मिनेशन। जैसे अगर बीन सीड है तो एसेंशियल कंडीशन में लाइट इसके नहीं आती है, डार्क में भी ये ग्रो कर जाएंगे। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं बेटा जिनको लाइट की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है, चाहे आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड कराओ, चाहे आप सनलाइट प्रोवाइड करवाओ। तो लाइट कहीं कहीं पे एक एसेंशियल फैक्टर होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता। इस केस में बीन के फैक्टर में लाइट है वो एसेंशियल फैक्टर नहीं है। कुछ कह रहा है कि सम सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लाइक कोलियस एंड द प्यूटिनिया रिक्वायर लाइट टू जर्मिनेट। भी ये जो सीड्स हैं इनको क्या चाहिए? लाइट चाहिए जर्मिनेट करने के लिए। कवरिंग दीज सीड विद सोयल इनहिबिट देयर स्प्राउटिंग। भाई अगर इन सीड्स को हम क्या कर देंगे, सोयल के अंदर ढक देंगे, तो क्या हो जाएगा? स्प्राउटिंग, मतलब कि पौधा उगेगा नहीं। सीड्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, कुछ फ्लावरिंग प्लांट जैसे जीनिया का एग्जांपल दे रखा है, नीड डार्कनेस। यहाँ पे इसको क्या चाहिए? डार्कनेस चाहिए, तब भी जाके क्या होगा, ये जर्मिनेट होगा। तो एसेंशियल फैक्टर में वाटर, एयर और लाइट एसेंशियल फैक्टर हो गए किसी के लिए? सीड जर्मिनेशन के लिए। कुछ एग्जांपल जैसे अभी आपको बताए हैं बुक में, जो आपकी बुक में एग्जांपल दिए हैं, आपने बस उतने ही याद रखने हैं कि किस सीड को जर्मिनेशन के लिए लाइट चाहिए, किसको नहीं चाहिए। यहाँ पे बेटा ये एक एक्सपेरिमेंट शो कर रखा है कि जब एक सेटअप क्रिएट किया गया कि सीड को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में रखा गया। कैसे रखा गया? जैसे एक तो इन्होंने बीकर लिया, इस सीड को इन्होंने अपराइट पोजीशन में रखा, डायरेक्ट सनलाइट, हर तरफ से क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है। तो सीड जब जर्मिनेट होगा ना बेटा, सीधा डायरेक्शन में होगा, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट होगा। और यहाँ पे इन्होंने देखा, एक बॉक्स के अंदर क्या रख दिया? बीकर रख दिया, बॉक्स के अंदर बीकर रख दिया, और इस बॉक्स के अंदर ही इन्होंने क्या कर दिया? एक होल कर दिया। तो जिस डायरेक्शन से लाइट आएगा ना बेटा, जिस डायरेक्शन से लाइट आएगी उसी डायरेक्शन में प्लांट है वो मुड़ जाएगा, झुक जाएगा। तो इसको कहते हैं फोटोट्रोपिक मूवमेंट है, ये शो करता है। फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं इसको, कि लाइट की डायरेक्शन में प्लांट का बेंड हो जाना। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि लाइट के प्रति कैसे लिविंग थिंग या प्लांट है वो अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो ये अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे दिखाई हुई है। फिर जगदीश चंद्र बोस नाम के साइंटिस्ट का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। हमारे बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट। इनके क्या एक्सपेरिमेंट थे प्लांट्स को लेकर? इन्होंने बहुत अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए प्लांट को लेके। बस इसमें आपने इतना ही याद रखना है कि जगदीश चंद्र बोस साइंटिस्ट हैं और इनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो रिलेटेड टू प्लांट्स थे। आपके लिए इस सेक्शन में, इस क्लास में इतना ही जरूरी है। ओके, अब बात कर देते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट में सीधी सी बात है, कैसे शुरू होगा? आपके पास स्टेज 1 जो होगी वो क्या होगा? एक सीड होगा, कोई बीज होगा।
फिर स्टेज 2 में आपने उस बीज को क्या कराना है बेटा, जर्मिनेशन करानी है, उसकी ग्रोथ करानी है। तो कैसे कराओगे, चाहे सॉइल के अंदर कराओगे या पानी के अंदर। जो सॉइल के अंदर हम जो ग्रोथ कराते हैं वो एक ट्रेडिशनल मेथड है, और जो पानी के अंदर कराते हैं हाइड्रोपोनिक प्लांट्स जिनको बोलते हैं, कि भी सॉइल की जरूरत नहीं है, पानी में भी जर्मिनेशन हो जाएगा, वो हाइड्रोपोनिक टेक्निक होती है। तो मान लो कि हमने अभी यहाँ पे सीड है वो ग्रो करा दिया। थर्ड स्टेज में क्या होगा कि सीड ग्रो होने के बाद क्या होगा, अभी लीव्स आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेज में बेटा क्या होगा, फ्लावरिंग अगर प्लांट है तो फ्लावर शो करेगा। और फिफ्थ स्टेज में क्या है, वो फ्लावरिंग प्लांट है, फिर आगे क्या देगा आपको, फ्रूट देगा। और अल्टीमेटली फिर प्लांट की क्या हो जाएगी, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद डेथ हो जाएगी। और फ्रूट है हम वो ले लेंगे, और फ्रूट के अंदर फिर हमें क्या मिल जाएंगे, सीड मिल जाएंगे। तो एक कंप्लीट साइकिल को रिप्रेजेंट किया गया है प्लांट की, कि प्लांट साइकिल लाइफ क्या होती है किसी भी प्लांट की, एक नॉर्मल प्लांट की। ठीक है, तो सबसे पहले सीड को जर्मिनेशन स्टेज पे लेके आई। थर्ड स्टेज पे अपीयरेंस ऑफ लीव्स, मतलब पत्ते दिखने शुरू हो गए। फोर्थ स्टेज पे अपीयरेंस ऑफ फ्लावर, फूल आने शुरू हो गए। फिफ्थ पे अपीयरेंस ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट लगने शुरू हो गए। और उसके बाद लास्ट स्टेज क्या है, डेथ ऑफ अ प्लांट। इसी तरह से बेटा लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की लाइफ साइकिल भी होती है। जैसे मॉस्किटो की, फीमेल मॉस्किटो जो होता है, जो वो क्या करता है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरह के है जो बीमारी है वो क्रिएट करता है, पैदा करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। और ये मोस्टली जो मॉस्किटोज होते हैं बेटा, अपने एग्स हैं वो कहाँ पे रिलीज करते हैं, पानी के अंदर अपने एग्स हैं वो रिलीज करते हैं। कई बार आपने आप टीवी देखते हो तो गवर्नमेंट के ऐड देखते होगे, भी हमारी सरकार है वो लोगों को जागरूक करती रहती है, उसमें बीच बीच में ऐड आते रहते हैं ना, कि अपने घर के कूलरों को साफ रखें, उनको टाइम टू टाइम धोते रहें, पानी को बरसात के टाइम पे पानी को एक जगह इकट्ठा ना होने दें। और कई बार आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में ये स्मोकिंग मशीन आती है, कि वो धुआं धुआं कर जाते हैं एक पर्टिकुलर केमिकल को लेके, ताकि मच्छरों का सफाया किया जा सके। तो यहाँ पे इसमें आपको दिखाया गया है कि कैसे एक मॉस्किटो की लाइफ साइकिल होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो मॉस्किटो की लाइफ साइकिल क्या है बेटा, देखो ये मॉस्किटो है ना। मॉस्किटो ने स्टेज फर्स्ट पे बेटा क्या किया, एग ले करे, पानी के अंदर एग ले कर दिए। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, एग से बना बेटा लार्वा, क्या बना, लार्वा। याद रखना है, कई बार बच्चों को ना लार्वा और प्यूपा के अंदर डिफरेंस नहीं पता लगता। स्टेज प्यूपा बाद में आएगा, लार्वा पहले आएगा। तो इसको याद रखने का इजी तरीका इसलिए है, अल्फाबेट तरीके से आप याद कर सकते हो, कि एल पहले आता है, पी बाद में आता है ना। तो लार्वा पहले की स्टेज है, उसके बाद की स्टेज है प्यूपा स्टेज। और प्यूपा के बाद मॉस्किटो हो जाता है अडल्ट, पूरा मेल या फीमेल मॉस्किटो वो बन जाता है। तो इस तरह से मॉस्किटो की लाइफ साइकिल के बारे में बताया हुआ है। और इसी तरह से सिल्क मोथ का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सिल्क मोथ के अंदर लाइफ की जो उनकी स्टेज होती है बेटा, वो 4 स्टेज होती हैं। एग शो होगा, एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद अडल्ट। मतलब एग हैच हो गई किसके अंदर, लार्वा के अंदर, देन लार्वा ग्रो हो गया किसके अंदर, प्यूपा के अंदर। प्यूपा किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, सिल्क मोथ में। और सिल्क मोथ से बेटा हमें क्या मिलता है, सिल्क फाइबर मिलते हैं, ये आपने याद रखना है। और जो बेसिकली हमारा ये कर्नाटका वाला रीजन है ना, इधर काफी ये बागवानी करते हैं सिल्क मोथ की। ये सिल्क के कीड़ों का वो करते हैं, डोमेस्टिकेशन करते हैं, सिल्क के कीड़े पालते हैं, कि ताकि सिल्क फाइबर की फॉर्मेशन की जा सके। तो सिल्क से रिलेटेड हमारा एक कमीशन है इंडिया के अंदर, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन सेटअप किया गया, ताकि बहुत सारे सिल्क सेंटर लगाए जाएं और सिल्क का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर किया जाए। तो एक छोटी सी बात आप ये याद रख सकते हो। उसके बाद आपको बेटा नेक्स्ट फिगर में बताया गया डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग इन अ पोंड। पोंड के अंदर फ्रॉग की लाइफ साइकिल दिखाई गई है। इसमें ये दिखाओ, फिगर 1 में आपको एक अडल्ट फ्रॉग दिखाया हुआ है। इसने क्या किया बेटा, एग ले के, एग ले से फिर वही लार्वा, लार्वा से प्यूपा यहाँ पे, लेकिन लार्वा और प्यूपा की जगह हम इसको क्या बोलते हैं, ये टेडपोल की स्टेज में आते हैं। अब देखो अच्छे से इसको समझते हैं। स्टेज 1 में क्या हुआ, डे 1 में फ्रॉग ने एक क्लस्टर ऑफ एग रिलीज किया, मतलब पूरा गुच्छा, बहुत सारे एग्स ना बल्क में ये रिलीज करते हैं, जिसको बोलते हैं स्पॉन। क्या, स्पोन, याद रखना स्पोन। उसके बाद क्या होता है,
कि ये अलग अलग हो जाते हैं। फिर स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 में टेडपोल निकल आते हैं छोटे छोटे टेल्स के साथ। ये फिगर आपको दिखा रखा है, टेडपोल विद टेल। अब टेडपोल के आएंगे बेटा पैर, टेडपोल विद लेग स्टेज 2B, स्टेज 2B। फिर 12 वीक्स के बाद इन्होंने दिखाया है कि फ्रोगलेट बन जाता है, एक छोटा सा मतलब ऐसा पहचान में आ जाएगा कि अच्छा लग तो मेंढक जैसा ही रहेगा, है ना। उसके बाद 14 वीक के बाद बेटा बन जाता है पूरा अडल्ट रो। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस को डिफिकल्ट करने के लिए बस इतना पूछ लेंगे बेटा, डे 1 में तो स्टेज ए क्या होगा, स्पोन मतलब एक क्लस्टर ऑफ एग होगा। स्टेज 1B में ही इन्होंने क्या बोला कि धीरे धीरे सेपरेट हो जाएंगे, एम्ब्रियो बन जाएंगे, है ना। 2 सेल 4 सेल 8 सेल है टाइप के क्या बन जाएंगे, ये एम्ब्रियो बन जाएंगे। फिर आती है बेटा स्टेज 2, और इसमें भी स्टेज 2 में भी ए, तो यहाँ पे टेडपोल विद टेल मतलब कि टेडपोल टाइप छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ऐसे देखने में ऐसे लगेंगे जैसे छोटी छोटी फिश है, लेकिन ये फिश नहीं होती, इनकी टेल निकल आती है 7वें या 10वें दिन। फिर क्या होता है 8-10 हफ्तों के बाद इनके क्या हो जाते हैं, टेडपोल की टांगे भी निकल आती हैं। ये आएगी स्टेज 2B। और स्टेज 3 कब आती है बेटा, 12 हफ्तों के बाद स्टेज 3 आती है, और इसमें पूरा ये फ्रॉगलेट बन जाएगा, और 14 हफ्तों में पूरा अडल्ट मेंढक बन जाएगा, फ्रॉग बन जाएगा। तो ये आपने लाइफ साइकिल याद रखनी है। और इसमें स्पोन याद रख सकते हो, कई बार पूछ लेंगे कि जो क्लस्टर ऑफ एग होता है फ्रॉग का उसको क्या बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा टर्म आप याद रख सकते हो। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा बेटा खत्म होता है। यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हुए हैं कि ब्रीदिंग किसको कहते हैं, ब्रीदिंग क्या है, एक प्रोसेस है किसका, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब कि हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं एयर को और एक्सहेल करते हैं, पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेशन। डेथ, मूवमेंट, मूवमेंट और लोकोमोशन का बेटा थोड़ा फर्क याद रखना है। पौधे क्या शो करते हैं बेटा, मूवमेंट शो करते हैं, मतलब ऐसे हिलते डुलते हैं, वो अपना जगह चेंज नहीं कर पाते। और कुछ जैसे कि हम हैं एज ए ह्यूमन बीइंग या अदर एनिमल, वो एक जगह से दूसरी जगह पे लोकोमोशन शो करते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आई थिंक आपको समझ आ गया बेटा। एक्सक्रीशन क्या होता है कि फीकल मैटर, जो हमने खाया उसके बाद जो वेस्ट बच गया उसको बाहर निकालना, वो क्या होता है, एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। फ्रोगलेट कब बनता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 12 हफ्तों बाद क्या बन जाता है, टेडपोल विद लेग से आगे किस में कन्वर्ट होगा, फ्रोगलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जर्मिनेशन, बीसीड का ग्रो होना, ग्रोथ उसके आगे बढ़वार होना, लार्वा, लाइफ साइकिल हमने देखी, किस किस की लाइफ साइकिल देखी बेटा, एक प्लांट की देखी, एक मॉस्किटो की देखी, एक टेडपोल की देखी। स्टिमुलस, कोई भी ऐसी चीज जो आपको रिस्पॉन्स करने पे मजबूर करे। स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकता है बेटा और आउटर भी हो सकता है, एनवायरनमेंट से भी हमें मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये कुछ कीवर्ड्स हैं आपके चैप्टर के अंदर। ये छोटी सी समरी दी हुई है कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे इर्द गिर्द, उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया बेटा, एक लिविंग में और एक नॉन लिविंग में, मतलब जो जिंदा चीजें हैं और जो निर्जीव चीजें, सजीव और निर्जीव। फिर एसेंशियल फीचर हमने देखे थे कि लिविंग बींग्स के क्या एसेंशियल फीचर होते हैं भी, हम मूव करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ मतलब जैसे बेबी बेबी होता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर और उससे बड़ा हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा। छोटा बच्चा देखा ना, छोटा बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है। ब्रीद, सांस लेना, एक्सक्रीट वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालना, और किसी बाहरी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना, अपने जैसे बच्चे पैदा करना, रिप्रोडक्शन शो करना, और अल्टीमेटली डेड हो जाना। तो ये फीचर्स हैं किसके, लिविंग थिंग्स के। और नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी कोई चीजें शो नहीं। लिविंग बीइंग की अलग अलग स्टेज होती है बेटा उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग, जैसे हमने अभी लाइफ साइकिल पढ़ी है, पौधे की पढ़ी है, मॉस्किटो की पढ़ी है, फ्रो की पढ़ी है, तो सबकी अलग अलग स्टेज हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेटा, अब मैं क्या हूँ, मैं एक अडल्ट हूँ, मैं एक अडल्ट लेडी हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद है आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में आपको ये पता होना चाहिए कि भी क्या क्या एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं, वाटर, एयर, लाइट, है ना, ये सारी चीजें किस में आती हैं, फैक्टर्स जिनके ऊपर जर्मिनेशन डिपेंड करती है, मतलब सीड ग्रो करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। और ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स रूट्स जनरली ग्रो द डाउनवर्ड और शूट ग्रो टुवर्ड द अपवर्ड, मतलब कि जो
जड़ है बेटा वो नीचे की तरफ ग्रो करोगी और जो स्टेम है तना है वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। लाइफ साइकिल हमने देख ली प्लांट्स की, क्या क्या लाइफ साइकिल होती है प्लांट की। उसके बाद इसी तरह से वेरियस एनिमल्स की क्या देखी है, लाइफ साइकिल देखे हैं। फिर मॉस्किटो की लाइफ साइकिल देखी बेटा, कौन कौन सी स्टेज होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। इसी तरह से हमने फ्रॉग की लाइफ साइकिल देखी है। तो एक छोटा सा चैप्टर था आपका किसके बारे में कि लिविंग थिंग्स की क्या क्या फीचर्स होते हैं और अलग अलग चीज़ों की, लिविंग थिंग्स की हमने क्या देखी है, लाइफ साइकिल देखी है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे।